जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करेंगे 2 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी मुद्दों को लेकर, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की, जो हर साल भारत के नॉर्थ ईस्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार भी ये फेस्टिवल जो है बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया, इसलिए चर्चा का विषय और हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई क्यों 2 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कारण है, इसके आधार क्या है। और अंत में हम बात करेंगे जगन्ना विद्या दिवेना योजना के बारे में, जो आंध्र प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की। दोस्तों, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। और हर साल जो फेस्टिवल जो है ये नवंबर महीने में आयोजित होता है। नवंबर महीने में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग में ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। क्लियर। अच्छा, इस बार भी ये फेस्टिवल बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस बार 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में यह फेस्टिवल आयोजित किया गया। दोस्तों, चेरी ब्लॉसम की अगर हम बात करें तो चेरी ब्लॉसम जीनस प्रूनस वृक्ष का फूल है। याद रखिएगा, जीनस प्रूनस वृक्ष का फूल है और इसे जापानी चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। उत्तर पूर्व में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से शिलोंग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम हमको देखने को मिलता है प्रूनस सेरासॉइड्स। क्लियर। तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। क्लियर। डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन भले ही पूछे ना पूछे कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां है, भाई संभावना ये है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भारत में कहां मनाया जाता है ये पूछा जाए। क्लियर। लेकिन हो सकता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की जगह पर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले, तो आपको वो याद रखना है। क्लियर। इसे हम जंगली हिमालयी चेरी ब्लॉसम इन ऑटम के नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम भी इसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है। हर साल जब मेघालय में ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो इसमें लाइव संगीत बोल सकते हैं कॉन्सर्ट आयोजित होता है। संगीतमय यहाँ पर पूरी प्रतियोगिताएं होती हैं। यहाँ पर कई सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे पेजेंट, नाच गाना, व्यंजन लाए जाते हैं, कला शिल्प आदि के माध्यम से यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, और कई प्रकार के स्टॉल यहाँ पर शामिल होते हैं इस फेस्टिवल को मनाने के दौरान। ठीक है। अच्छा, जो चेरी होता है ये खाने योग्य फल होता है। आपको याद रखना है कि जो चेरी है ये खाने योग्य फल है ना, ये खाने योग्य एडिबल है, खाने योग्य फल है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जैसे ही चेरी ब्लॉसम का ये मौसम आता है, ये जो मौसम अभी चल रहा था नवंबर का, ये जब मौसम आता है तो इस पे एक फूल खिलने लगते हैं। जो पेड़ होता है उसमें फूल खिलने लगते हैं, और ये फूल जो होते हैं वो हल्के गुलाबी कलर के होते हैं। ये फूल हल्के सफेद रंग के होते हैं। हल्के सफेद और गुलाबी कलर के फूल जो है यहाँ वृक्षों पर लद जाते हैं। क्लियर। और कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि जो चेरी ब्लॉसम के पौधे हैं वो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, और इसी कारण से यह देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ब्लॉसम जो है वो देरी से आते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ पर देखा गया है। अच्छा, इसको लेकर एक और चीज होती है कि आप जानते हैं कि भाई ठंड के महीने में, जैसे अभी आप इंदौर में देख रहे थे, देश के कई सारे इलाकों में देख रहे थे, बारिश होती है। ठंड के महीने में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में आकर हमारे देश में 5 सेंटीमीटर के आसपास बारिश देखने को मिलती है देश के विभिन्न हिस्सों में। ये जो ठंड के महीने में बारिश होती है, इसको हम मध्य प्रदेश में मावठा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मावठा। जब मावठा पड़ता है तो हम तो मध्य प्रदेश में इसको मावठा कहते हैं, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में जब ये बारिश पड़ती है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इधर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हम इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं कि भाई चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने में इसको मदद करते हैं, इसलिए इस नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। चलिए ठीक है, तो ये तो बात हो गई चेरी ब्लॉसम की। अब अगली स्लाइड में हम बात करते हैं जगन्ना विद्या दिवेना योजना के बारे में। दोस्तों, जगन्ना विद्या दिवेना योजना क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार जो है उसने ये योजना शुरू की थी। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, और ये शिक्षा सहायता योजना है। याद रखिएगा, ये शिक्षा सहायता योजना है जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा राज्य सरकार ने 2019 में इसको कहीं ना कहीं जारी किया था, जिसके माध्यम से लगभग 21.48 लाख छात्रों को लाभान्वित किया गया है, और इसके अंतर्गत लगभग 6,259 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और इसकी तीसरी किस्त जो है वो 686 करोड़ की अभी हाल ही में जारी की है, इसलिए हम इसको डिस्कस भी
कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि वो राज्य में 100% साक्षरता दर करेगा और कहीं न कहीं 100% तक स्नातक दर भी सुनिश्चित करेगा। तो इस लक्ष्य के साथ ये योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस योजना में दोस्तों जो गरीब छात्र होते हैं उनके लिए शिक्षा सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। उनके परिवार पर आर्थिक बोझ डाले बिना छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की गई है। ये एक फीस प्रतिपूर्ति योजना, याद रखेंगे ये योजना जो है एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है। मतलब कि इसके तहत जो छात्र होता है वो शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं। इसके बदले सरकार छात्रों को भुगतान करती है। वहीं इस योजना के तहत पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती। याद रखिएगा पूर्ण प्रतिपूर्ति का क्या मतलब है? पूर्ण प्रतिपूर्ति का मतलब यहाँ याद रखना है कि पूर्ण प्रतिपूर्ति में कॉलेज की फीस भी शामिल होती है, छात्रावास की फीस भी शामिल होती है। याद रखें छात्रावास जो आप हॉस्टल होते हैं उसकी भी, और खाने की मेस की फीस भी इसमें शामिल होती है। क्लियर? तो ये योजना जो है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, ये पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं करती है। मतलब ये केवल कॉलेज की फीस की पूर्ति करती है। खाने का पैसा, रहने का पैसा स्टूडेंट को खुद ही भुगतना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सी योजना हो गई है? जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, जिसके तहत आंध्र प्रदेश सरकार बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने की कोशिश में, देश में साक्षरता दर को बढ़ाने की कोशिश में है। ठीक है, जो अंतिम टॉपिक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो हर साल 2 दिसंबर को हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को सेलिब्रेट करने के दोस्तों 3 प्रमुख उद्देश्य मैं बताता हूं आप लोगों को। पहला उद्देश्य तो ये है कि औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन को, उनके नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। दूसरा उद्देश्य है कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण या मानवीय गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उस समस्या को रोकने के प्रयास को बढ़ावा दिया जाएगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि उन लोगों को याद किया जाता है इस दिन जिन लोगों ने 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। तो ये 3 उद्देश्यों को लेकर हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर शब्द आया है भोपाल गैस त्रासदी। अब भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। और इस समय जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी, और ये घटना ये थी कि 2 दिसंबर की रात को 1984 में अमेरिकी कंपनी जो थी यहाँ पर यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसका आज नाम है डाउ केमिकल्स, इस फैक्ट्री में लगभग आधी रात को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लगभग 30 टन गैस जो है वो उसका रिसाव हो गया था। और इतने बड़े पैमाने पर जब इस गैस का रिसाव हुआ तो पूरा भोपाल शहर जो है वो एक गैस चेंबर में बदल गया था। और इस घटना के कारण तत्काल रूप से वहां 15,000 से ज्यादा लोग जो थे उसके कारण मारे गए थे, प्रभावित हुए थे। इस पूरी घटना को हम, इस भयावह घटना को हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। अब चूंकि इतने बड़े लेवल पर यह घटना हुई थी इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना गया। इसलिए आपको एमपीपीएससी में इसका केस स्टडी भी आ जाता है दोस्तों। क्लियर? तो ये पूरी घटना थी जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो अर्जुन सिंह जी थे, उनके द्वारा कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन समस्या ये थी कि जो कंपनी थी उसके ऊपर जो चार्जेस थे वो भारी भरकम नहीं लगाए गए, और आज उसके जो लोग हैं वो भारत के बाहर आराम से घूम रहे हैं। केस जो है आज तक चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि वर्तमान में भी ये जो घटना है वो आपके लिए चुनौती बनी हुई है। कैसे चुनौती बनी हुई? कि इस घटना में जो कचरा निकला था वो कचरे का निपटान करना आज भी आपके लिए समस्या है, क्योंकि वो एक कचरा जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का कचरा है, और वो कचरा निपटान करने के कारण बड़े लेवल पर प्रदूषण की आशंका है। तो इस वजह से अभी तक इसका कचरा जो है वो निपटान नहीं किया जा सका है, और उसको लेकर भी अभी बहुत विवाद चल रहे हैं। लेकिन इस घटना के कारण जो एक औद्योगिक बोल सकते हैं आपदा आई थी, उस आपदा के कारण जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनको हम 2 दिसंबर के दिन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के दिन मनाकर उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसी संदर्भ में हमारे देश में एक रिपोर्ट भी आई थी। वो रिपोर्ट जो कहती है भारत की, वो रिपोर्ट कहती है कि हर साल विश्व में लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग, याद रखेंगे लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो वायु प्रदूषण के कारण अपने जान दे देते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें से लगभग 4 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो जो घरेलू वायु प्रदूषण के कारण जिनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पर यह प्रदूषण होता है, इसलिए यह जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है, इसलिए यह दिवस भी आपका आयोजित किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इन 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ पाए। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।